नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संतोष भारद्वाज और रियल एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इन्वायरमेंट की लेक्चर सीरीज चला रहे थे, हमने 3 लेक्चर ले चुके हैं और हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में। एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी हम लाइव फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे, जो कि जो है हमने लाइव फॉर्म्स बेसिकली लोकेशन के आधार पर 5 भागों में बांटे थे। सबसे पहले हमने बोले थे तुम्हारे क्या सबसे पहले थे न्यूस्टन, सेकंड वन इज पेरिफाइटन, थर्ड वन इज अवर प्लैंकटन, फोर्थ वन इज अवर नेक्टन एंड फिफ्थ वन इज अवर बेंथोस। तो हमने इन पांचों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने जो पहला पढ़ा था न्यूस्टन वाटर की सरफेस में मिलता था। दूसरा पढ़ा था हमने तुम्हारा पेरिफाइटन जो कि पौधों के सरफेस पे मिलता था, जो कि एक्वाटिक लाइफ जो एक्वाटिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके सरफेस पे पाया जाता था, वो था आपका पेरिफाइटन। थर्ड वन हमने पढ़ा था प्लैंकटन में भी जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स टाइप के होते हैं, जिनको फोटोसिंथेसिस की मदद से जो अपना खाना स्वयं बनाते थे। और दूसरे थे हमारे जू प्लैंकटन, जो कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते थे। तो फाइटोप्लैंकटन को जू प्लैंकटन खाएंगे, जू प्लैंकटन को स्मॉल फिशेस खाएंगी, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाएंगी और उनको जो है व्हेल खाएगा। लेकिन देखिए फिशेस जो होते हैं वो हमने बोला था नेक्टन में आते हैं। नेक्टन जो दूसरा था वो नेक्टन था ना हमारा चौथा क्लासिफिकेशन। अब जो नेक्टन था वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते थे, जबकि प्लैंकटन क्या थे, वो जिधर डायरेक्शन में करंट वाटर फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ठीक, ये हमने बात कर चुकी थी। उसके बाद हमने बेंथोस पढ़े थे, जो कि प्राइमरी डिकम्पोजर्स होते थे। जैसे कि जो है व्हेल जब मर गई तो उसके बाद उसको भी डिकम्पोजिशन करने के लिए वो नीचे डेप्थ में सेटल डाउन हो जाएगा और वहाँ डिकम्पोजर उसे खा लेंगे। तो इस आधार पर हमने जो है 5 भागों में जो है एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स को बांटा था। उसके बाद हमने जो है ये भी पढ़ लिया था फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म पे जो है कौन कौन से 2 फैक्टर डिपेंड करते थे, हमने बात की थी। हमने पहले तो बात की थी कि हमें पता है कि जो है जो भी कंज्यूमर देखो 2 टाइप के ही होते हैं, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए, प्रोड्यूसर्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ेंगे वो ऑक्सीजन। और कंज्यूमर को क्या चाहिए हमें ऑक्सीजन और छोड़ेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मुझे जो है इनको जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और साथ में क्या चाहिए भाई, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करनी है इसे, तो इसे सनलाइट चाहिए। तो पहला जो फैक्टर था जो कि प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज फाइटोप्लैंक्टन डिपेंड करेगा, वो था हमारा क्या, सनलाइट। और दूसरा क्या था, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही तो चाहिए बाकी कंज्यूमर्स को। तो कंज्यूमर को भी ऑक्सीजन चाहिए, डिकम्पोजर्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूमर जू प्लैंकटन को भी चाहिए, जू प्लैंकटन फिशेस वगैरह को भी चाहिए, जू प्लैंकटन को भी चाहिए और फिशेस वगैरह को भी चाहिए। ठीक है, और बाकी भी और जो भी ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा क्या चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन। एक्चुअली ये क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरा क्या था जो है ये तो होगा, साथ में क्या, डिकम्पोजर्स भी क्या लेंगे, ऑक्सीजन ही तो लेंगे, तो डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो ये बात है। तो हमारे जो प्रोडक्टिविटी लाइफ फॉर्म्स की प्रोडक्टिविटी पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते थे, एक आपका सनलाइट और दूसरा ऑक्सीजन। क्या, एक आपका सनलाइट, दूसरा डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, और क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होंगे उन्हें सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने के लिए, और जो है डिकम्पोजर्स और जो है कंज्यूमर्स हैं उनको क्या चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए। तो ये 2 फैक्टर जो है अफेक्ट करेंगे हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ जो है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर ऑफ, देखिए अब सनलाइट तो ठीक है, अब डिजॉल्व ऑक्सीजन पे भी 2 फैक्टर हैं जो कि डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। कौन कौन से बोल रहा हूँ मैं, चलिए बात करते हैं। तो इस पे जो है सबसे पहला फैक्टर है लिमिटिंग फैक्टर, जो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। वो है आपका क्या, वो है आपका जो है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, मोर द टेम्परेचर उतना ज़्यादा जो है डिकम्पोजर्स का जो है
डिकम्पोजर्स की डिकम्पोजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, डिकम्पोजर की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, डिकम्पोजर एक्टिविटी इंक्रीजेज, डिकम्पोजर एक्टिविटी इंक्रीजेज। अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना डिकम्पोजर्स की एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई, और जितना एक्टिविटी इंक्रीज होगी उतना जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा, मतलब O2 मोर कंज्यूम्ड, डिजॉल्व ऑक्सीजन मोर कंज्यूम्ड, O2 मोर कंज्यूम्ड। ठीक है, लिंक करके चलिएगा तो क्या होगा, मोर द टेम्परेचर डिकम्पोजर एक्टिविटी विल इंक्रीज एंड देन ऑक्सीजन विल बी मोर कंज्यूम, और जिसके कारण क्या है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो कि 4 ppm से कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा, मीन्स टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन, या डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये बात है। तो एक तो लिमिटिंग फैक्टर फॉर DO क्या है, टेम्परेचर है, दूसरा क्या है, दूसरा भी T है, वो है टर्बिडिटी। क्या है, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। अब क्या होता है, टर्बिडिटी क्या होता है, टर्बिडिटी के भी टेम्परेचर, टर्बिडिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका क्या, डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्यों, देखिए हमें पता है कि टर्बिडिटी माने डर्टीनेस, डर्टीनेस कितना वाटर में जो है सस्पेंशन में जो है ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सिल्ट पार्टिकल है या क्ले पार्टिकल है। तो अब देखिए ये मान लीजिए कोई एक्वेटिक सिस्टम, वो सिस्टम है, मान हमने क्या बोला था, जहाँ तक संदेश पहुँचती है उसको हमने फोटिक जोन बोला था, और जो जहाँ तक संदेश नहीं पहुँचती वो थे एफोटिक जोन। ठीक है, अब देखिए फोटिक जोन में सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते थे। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन कहाँ पाए जाएंगे, फोटिक जोन में पाए जाएंगे। अब क्या है कि अगर मैं कह रहा हूँ इसमें टर्बिडिटी बढ़ जाएगी, तो अब सनलाइट जो थी ना, जो इतनी डेप्थ पे तक जा रही थी, फोटिक जोन तक जा रही थी जो पूरी की पूरी, अब जो है सनलाइट जो है आपके फोटिक जोन से भी कम आ जाएगा, मतलब ये जो है यहीं तक जाएगी। ठीक है, क्योंकि टर्बिडिटी आ गई, कणों ने जो है रोक दिया यहीं पे। ठीक है, सिल्ट पार्टिकल्स ने यहीं पे सनलाइट को रोक दिया। ठीक है, तो अब सनलाइट को जब इन्होंने यहीं पे ही रोक दिया तो ये फोटिक जोन कम हो जाएगा, फोटिक जोन कम हो जाएगा, तो नीचे जो है यहाँ पे आपके फाइटोप्लैंक्टन नहीं पाए जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब जब वो ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन को छोड़ने वाले कम हो गए, तो ऑक्सीजन को वो नहीं छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी बढ़ेगी उतना डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक, ये था आपका दूसरा टॉपिक आज का, लिमिटिंग फैक्टर ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। आगे बात करते हैं जो अगला टॉपिक है। ठीक है, ये आज का पहला टॉपिक हुआ, बाकी तो हम कल कर चुके हैं। अगला टॉपिक है आपका BOD एंड COD। क्या है, BOD एंड COD। क्या होता है ये BOD? BOD है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, द ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड, the oxygen which is required for the decomposition of all the organic matter, organic matter को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है, या रिक्वायर्ड ऑक्सीजन विच आर यूज टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, O2 रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ऑक्सीजन मुझे जितना चाहिए होगा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, दैट इज आवर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में जो है हम जो है एक्चुअली डिजॉल्व ऑक्सीजन मुझे निकालना होता है। इसमें मान लीजिए कोई गंदा सा पानी आता है जिसमें कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो और यहाँ पे मुझे उसको साफ़ करना है। ठीक है, या फिर कुछ टाइम बाद उसमें ऑटो प्यूरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो क्या हो, पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि
बीओडी को हमें जो है हमेशा कम करके जो है डिस्चार्ज करना चाहिए। मान लीजिए सीवेज आ रहा है तो सीवेज को पहले ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और जितनी उसकी ऑक्सीजन डिमांड जब तक हम उसकी बहुत कम नहीं कर लेते तब तक हम जो है एक्वाटिक लाइफ में उसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते, एक्वाटिक सिस्टम में उसे, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो है उसको जो है डिस्चार्ज नहीं कर सकते, जो है डिस्चार्ज नहीं कर सकते जब तक वो क्या है 4 ppm, मिनिमम 4 ppm डिजॉल्व ऑक्सीजन ना हो। DO की मात्रा जब तक 4 ppm मिनिमम ना हो तब तक हम एक्वाटिक लाइफ में जो है उस जो है सीवेज वेस्ट को या कोई भी वेस्ट जो है वेस्ट को जो है डिस्चार्ज नहीं कर सकते, लिक्विड वेस्ट एक्चुअली। हाँ, तो लिक्विड वेस्ट पॉइंट हमें क्या है, मीजर क्या है डिजॉल्व ऑक्सीजन को मीजर करने का, पहला तो है क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितना मुझे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो और इसमें जो है हमें डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइंड करना पड़ता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन हम व्रिंकलर मेथड से भी फाइंड करते हैं। किससे करते हैं, व्रिंकलर मेथड से, व्रिंकलर मेथड से जो है हम डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइंड करते हैं, DO फाइंड करते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। तो BOD हो गया है हमारा। अगला है COD। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर बोला ना, COD क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या होता है कि आपका न सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर बल्कि जो है इनऑर्गेनिक मैटर भी। तो इनऑर्गेनिक मैटर प्लस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को जो है डिकम्पोज करने के लिए मुझे जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वही हमारी क्या है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा क्या, लेक इकोलॉजी। क्या है, लेक इकोलॉजी, ठीक है, लेक इकोलॉजी, ठीक है। लेक इकोलॉजी क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि लेक्स जो है एक्चुअली होती क्या है, डेप्रेशंस होता है जिसमें कि मान लीजिए कम से कम मिनिमम डेप्थ जो है शुड बी ग्रेटर देन 3 मीटर, 3 मीटर से ज़्यादा डेप्थ होनी चाहिए। डेप्रेशन है, स्टैंडिंग वाटर है, क्या है पहले तो पॉइंट समझ लीजिए, उसके बाद देखिए पहले लेक है क्या, स्टैंडिंग वाटर है, स्टैंडिंग मतलब स्टैटिक कंडीशन में है वाटर, स्टैंडिंग वाटर है। पहली चीज़ डेप्थ 3 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, और साथ में जो है एरिया उसका 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, एरिया शुड बी ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर, ठीक है। अब देखिए लेक होती क्या है पहले, जिनकी डेप्थ जो है मतलब एक वाटर बॉडी है वो स्टैटिक कंडीशन में है, जिनके चारों तरफ जो है मान लीजिए अपलैंड्स हैं, चारों तरफ अपलैंड्स है, इधर भी अपलैंड है, इधर भी अपलैंड है, इधर भी अपलैंड है, उधर भी अपलैंड है, और बीच में जो है ये वाटर है, ठीक है। अब ये जो अपलैंड के बीच में जो ये वाटर फंसा है ना, वो उसका जो एरिया है, वो उसका जो अगर मैं प्लान टॉप से देखूँ तो वो एरिया जो है कम से कम 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए एरिया, और जो डेप्थ है 3 मीटर से ऊपर होनी चाहिए, और स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं लेक, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, अब मैंने कहा भाई यहाँ पे तो पहाड़ है या फिर कुछ भी है, अपलैंड है, अपलैंड में बारिश आएगी तो यहाँ से जो है क्या फर्टिलाइजर्स क्या मतलब जो कुछ भी है बह के सारा का सारा क्या लेक में आता है, ठीक है। तो लेक का क्या होता है, धीरे धीरे करके ये भरना चालू हो जाता है, यूट्रोफिकेशन चालू हो जाता है। यूट्रोफिकेशन क्या होगा, अगला टर्म क्या बोला मैंने, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो क्या होता है आपका कि टाइम के साथ साथ क्या होता है कि ये मैंने कहा लो लैंड है, लो लैंड पे अपलैंड के कारण जो है क्या आएगा, जो है न्यूट्रिएंट्स आएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट आएगा टॉप सरफेस, ठीक है। ये पूरा वाटर है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या ये भरना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे ये भरना चालू होगा। तो पहले तो ये लेक था, धीरे धीरे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद क्या है उसकी डेप्थ जो है इतनी कम हो जाएगी, वो पॉन्ड्स में तब्दील हो जाएगा। तो लेक क्या है, पॉन्ड में तब्दील हो जाएगा, किसके कारण, यूट्रोफिकेशन के कारण। यूट्रोफिकेशन तो इसको बोलते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन, ठीक है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन के कारण क्या होगा कि मिलियंस ऑफ मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद क्या है कि जो ये लगातार जो है सेडिमेंट अपने साथ ला रहा है बारिश के कारण, या फिर कुछ सीवेज हमने वो डाल दिया, या फिर
कैसे भी करके हवा से आ गया, पानी से आ गया, कैसे भी करके जो है यहाँ का जो सेडिमेंट्स है, यहाँ के न्यूट्रिएंट्स वो यहाँ आ गए, ठीक है। तो उसके कारण क्या है, न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बढ़ गई, फास्फोरस बढ़ गया, आपके खेतों से फास्फोरस आ गया, पोटेशियम आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सबके सब कुछ आ गया इसमें। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके जो है इसमें जो है सेडिमेंट्स बढ़ जाएगा, सेडिमेंट भर भर के जो है ये एक टाइम पर जो है पहले पॉन्ड बनेगा, पॉन्ड के बाद वो धीरे धीरे करके जो है क्या बन जाएगा, उसके बाद वो मार्शी लैंड बनेगा, उसके बाद पॉन्ड के बाद क्या बनेगा, ये मार्शी लैंड भी बन जाएगा। जब भाई टाइम बाद, हंड्रेड्स ऑफ ईयर के बाद पहले वो मार्शी लैंड बनेगा, फिर मार्शी लैंड भी क्या बन जाएगा, मार्शी लैंड भी क्या बन जाएगा, और टाइम के बाद जो है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद जो है मार्शी लैंड भी किस में तब्दील हो जाएगा, ग्रास लैंड में, मीडो लैंड में, ठीक है। तो मीडो लैंड में जो है ये तब्दील हो जाएगा, और फिर मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद, थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद जो है मीडो भी, जो ग्रास लैंड के, वो भी सूखे डेजर्ट में तब्दील हो जाएगा, ड्राई लैंड में तब्दील हो जाएगा। तो इस जो प्रोसेस है ना, ये जो लेक पॉन्ड में तब्दील हो रहा है, पॉन्ड मार्शी में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद, इसको बोलते हैं हम क्या, लेक एजिंग, लेक एजिंग, ठीक है, लेक एजिंग। और ये लेक एजिंग का कारण क्या होता है, कॉज क्या है, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन मतलब रिच कर रहा है न्यूट्रिएंट से, जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स, अब देखो यूट्रोफिकेशन क्या करेगा, रिच करेगा इकोसिस्टम, मतलब इकोलॉजी को, क्या लेक को क्या करेगा, न्यूट्रिएंट रिच करेगा, न्यूट्रिएंट्स रिच करेगा, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोषक तत्व इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स जो है इनरिच करेगा, ठीक है, इनरिच करेगा, जिसके कारण क्या है, पौधे में ऑटोट्रॉफ की मात्रा बढ़ेगी, ऑटोट्रॉप्स की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑटोट्रॉप्स बढ़ जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स को खाने वाले फिर क्या बढ़ जाएंगे, कंज्यूमर्स भी बढ़ जाएंगे, कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो डिकम्पोजर्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। मतलब फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेंगे तो जूप्लैंक्टन बढ़ेंगे, जूप्लैंक्टन बढ़ेगी तो फिशेस बढ़ेगी, फिशेस बढ़ेगी तो डिकम्पोजिशन होगा, वेल सब चीज़ें बढ़ेगी। लेकिन ये जो ऑटोट्रॉप है ना, ये जब एक्सेस मात्रा में हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मैं कह रहा हूँ जब ऑटोट्रॉप्स एक्सेस मात्रा में, मान लीजिए एल्गी है, ठीक है, एल्गी इसमें बेसिक होता है, एल्गी अचानक से जो है उसका जो है लगातार जो है पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, ठीक है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन अगर होता है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन अगर होता है, तो ये किसका निर्माण करते हैं, एल्गल ब्लूम का, किसका, एल्गल ब्लूम का, एल्गल ब्लूम का। तो एल्गल ब्लूम क्या है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ दीज एल्गी और ऑटोट्रॉप्स आर कॉल्ड एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम हो गया, यूट्रोफिकेशन हो गया, लेक इकोलॉजी हो गया, ठीक है। कल हम बात करेंगे मिटिगेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन, और उसके बाद हम वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, देखने के लिए शुक्रिया।